आज हम लोग कमाल की बात पढ़ेंगे। एक बेमिसाल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखी जाती है कैल्शियम और पोटेशियम की, मतलब जब हम लोग कैल्शियम और पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चाएं करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बाद फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करते हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। इसमें एक बहुत भयंकर, बहुत निराला सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। चलिए समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को। देखिए, अगर मैं पोटेशियम और कैल्शियम की बात करूं तो इन सिस्टम्स में क्या होता है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके जस्ट फॉलो करने वाले, इसके जस्ट बाद आने वाले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या अंतर है, क्या गजब की घटना घटती है, चलिए समझते हैं। देखिए, मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो इससे पहले जो नोबल गैस एटम है वो कौन सा है, आर्गन है, और ये 18 इलेक्ट्रॉन रखता है, और 18 इलेक्ट्रॉन रखता है तो इसके बाद मतलब थर्ड शेल तक 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कहने का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s 2s2 2p6 3s2 और 3p6 यहां तक हो गया। लेकिन कमाल की बात है, देखिए यहां पर क्या होगा, ये थर्ड शेल है, और अगर ये थर्ड शेल है तो जाहिर सी बात है इस थर्ड शेल में जो नंबर ऑफ सबशेल होंगे वो आप जानते हैं, जो शेल का नंबर होता है दरअसल उतने ही सबशेल होते हैं। तो मतलब अगर ये थर्ड शेल है इसका मतलब इसमें 3 सबशेल होंगे, और अगर 3 सबशेल होंगे तो उसके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखा जाता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर n-1 तक। और इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा 0 1 और 2, मतलब इसमें s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल तो हमने भरता हुआ देख लिया, लेकिन जो d ऑर्बिटल रह गया वो कब भरा जाएगा, वो कब भरा जाएगा। दरअसल वो d ऑर्बिटल क्या इसके जस्ट बाद d ऑर्बिटल भरना स्टार्ट करूं या फिर s ऑर्बिटल भरना स्टार्ट करूं, फोर्थ शेल वाला, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोर्थ शेल के s ऑर्बिटल की चर्चाएं क्यों कर रहा हूं, कमाल की बात है, कमाल की बात है। सुनो रे, 4s की अगर बात करूं और 3d की अगर बात करूं तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन से इसमें जाएगा या इसमें जाएगा तो बोलेगा भाई मुझे नहीं पता, सिंपल n+l रूल लगा ले और उससे तू बता दे जिस भी ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू कम होगी, जिस भी सबशेल के लिए n+l वैल्यू कम होगी, उसी में मैं तो चला जाऊंगा। तो चलिए निकालते हैं दोनों ही ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू। तो यहां पर देखिए 4s के लिए n वैल्यू क्या है, 4, और s ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 0 होती है, तो लिख दिया 0, आ गया 4। और यहां पर अगर बात करूं तो n की वैल्यू क्या है, 3, और d के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 2, p के लिए क्या होती है 1, s के लिए, p के लिए और d के लिए। तो जैसे ही जोड़ूंगा तो ये वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद, इस 3p6 के बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पक्का 100% इस 4s में जाएगा, पक्का ही 4s में जाएगा। कोई बात नहीं, लिखते हैं पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन 4s1, कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन 4s2। ओहो, अब अगर मैं बात करूं तो अगला भरने वाला कौन सा होगा, पक्का ही 3d होगा, क्योंकि 4p के लिए बात करेंगे तो 4p के लिए n प्लस वैल्यू और ज्यादा आ जाएगी। मतलब इसके लिए अगर 5 आई थी तो इसके लिए क्या हो जाएगी, 4+1 5 आ जाएगी इसके लिए। लेकिन अब जैसे अगर दोनों के लिए 5 वैल्यू आ गई है तो फिर आप जानते हैं जिसके लिए n वैल्यू छोटी होती है उसमें जाता है इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा पक्का ही। अरे n+1 रूल तो पता ही होगा, ये तो पता होगा, आपने पढ़ा होगा ये तो जिसके लिए n वैल्यू छोटी है इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, मतलब अब ये 3d कम एनर्जी का होगा 4p से, ये बात तो तय है। लेकिन सुनो, अगर मैं कैल्शियम और पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम कैल्शियम की बात करूं, तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां तक हमने देखा कि 4s जो होंगे वो 3d से कम एनर्जी के होंगे, और इसलिए अगले दोनों ही इलेक्ट्रॉन दरअसल इसमें एंटर कर जाएंगे। अल्कली अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल इससे अपने को देखने को मिलेंगे, ये बात तो समझ में आई। लेकिन अब जब 3d में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो रहा है तो कमाल की घटना होगी, यहां बहुत ही कमाल हो जाएगा। सुनो क्या होगा, सुनो रे सुनो, अरे सुनो, जैसे ही एटॉमिक नंबर 20 से बढ़ेगा 21 होगा, जैसे कैल्शियम में कितना था, एटॉमिक नंबर 20 था, जैसे ही ये एटॉमिक नंबर 21 होगा, जैसे ही ये स्कैंडियम एलिमेंट पर आएगा,
एटॉमिक नंबर जैसे 21 होगा उस समय एक कमाल का खेल हो जाएगा। उस समय पता क्या होगा, उस समय इस 4s की एनर्जी और इस 3d की एनर्जी लगभग बराबर हो जाएगी। इन दोनों की एनर्जी लगभग बराबर हो जाएगी। और अब क्या, अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम हो। आप मेरी बात समझे, मैंने कहा जैसे ही एटॉमिक नंबर 21 हुआ 4s और 3d की एनर्जी लगभग सी बराबर सी हो गई, लगभग बराबर हो गई। अब इलेक्ट्रॉन कहां जाए, 4s में जाए या 3d में जाए, ये किस पे डिपेंड करेगा। अब हम कैसे बताएं कि इलेक्ट्रॉन 4s में होगा या 3d में होगा। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही 21 एटॉमिक नंबर होगा तो आर्गन के बाद अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 3 इलेक्ट्रॉनों को मैं कहां भरूं, 4s में भरूं या फिर 3d में भरूं। मतलब 4s में भर के मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s को 3d1 कर दूं या फिर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1, या आप इसे ऐसे लिखिए, पहले 3d में भरूं, पहले 3d में तीनों भर दूं और 4s को 0 कर दूं, या फिर 3d में 2 भरूं 4s1 कर दूं। क्या करूं, क्योंकि एनर्जी तो दोनों की लगभग बराबर हो गई। अब क्या होगा, अब जो होगा वो खेल होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस का। मतलब अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा। अब डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन दीज टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। 4s ऑर्बिटल में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किस तरह के हैं, या फिर 3d ऑर्बिटल में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किस तरह के हैं, यहीं से डिसाइड होगी अगली नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम की। कमाल की बात है, सुनो रे ओए सुनो। अगर मैं बात करूं 3d और 4s की एनर्जी के बारे में, तो होता क्या है, कमाल ही हो जाता है। होता क्या है, एटॉमिक नंबर 21 पर इस 3d की एनर्जी दरअसल 4s से कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि इसके जो रेडियल मैक्सिमा है, या इसका जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है, ये आपने एटॉमिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, या इस 3d का जो एवरेज डिस्टेंस है दरअसल वो कम होता है। एवरेज डिस्टेंस ये कम होगा न्यूक्लियस से, और जिसका एवरेज डिस्टेंस, इस 3d का एवरेज डिस्टेंस अगर कम हुआ, इसका अगर एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम हुआ, तो इसका मतलब इस पे कमाल की अट्रैक्शन होगी, और अगर इस पे कमाल की अट्रैक्शन हुई तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब क्या होगा, एटॉमिक नंबर 21 पर 3d की एनर्जी दरअसल डिक्रीज कर जाती है, शार्पली डिक्रीज करती है, अब्रप्टली डिक्रीज करती है। कहने का मतलब ऑर्बिटल की जो एनर्जी है ना, वो ऑर्बिटल की एनर्जी फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर का। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होंगे ऑर्बिटल्स की एनर्जी फ्लक्चुएट करेगी, बदलेगी। कभी 4s हाई एनर्जी के हो जाएंगे, कभी 3d हाई एनर्जी के हो जाएंगे। ये एनर्जी सीक्वेंस जो हंस रूल ने जो एनर्जी सीक्वेंस दी है, अरे इस तरह की एनर्जी सीक्वेंस आपने पढ़ी है ना, 1s के बाद फिर 2s, फिर 2p, फिर यहाँ 3s, फिर 3p, फिर यहाँ पर 4s, फिर 4d, इस तरह से जो आपने पढ़ा है, ये वाला जो सीक्वेंस है, एनर्जी सीक्वेंस है, ये जो हंस एनर्जी सीक्वेंस है, दरअसल ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सभी एटम्स में नहीं लगेगा। ये फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का। जैसे एटॉमिक नंबर बदलेगा, इनकी रिलेटिव एनर्जीज, इनकी रिलेटिव स्टेबलाइजेशन बदलेगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि इसमें इसका जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है, ये जो ऑर्बिटल है दरअसल इसका मैक्सिमा, अरे इस तरह का मैक्सिमा आपने पढ़ा होगा यार, इस तरह का मैक्सिमा आपने पढ़ा होगा। ये मैक्सिमा ये 3d के लिए है, क्योंकि इसमें रेडियल नोड्स नहीं होते। अगर मैं 4p की बात करूं, 4s की बात करूं, तो 4s में क्या होगा, इसमें रेडियल नोड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, n-1, और इसमें एंगुलर नोड तो होते नहीं है, s में एंगुलर नोड होते नहीं है, तो n-1 मतलब 3 रेडियल नोड होंगे। तो इस तरह से आपने खूब पढ़ा होगा। तो इसका जो इस 3d का जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है वो कम होता है, और इस वजह से इस पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की भयंकर होती है, गजब की होती है। इसलिए एटॉमिक नंबर 21 पर इनकी एनर्जी अब्रप्टली, शार्पली डिक्रीज कर जाती है। लेकिन अब कमाल की बात है, अब और गजब की घटना है, अगर इनकी एनर्जी शार्पली डिक्रीज करी गई, मतलब जो कंडीशन एटॉमिक नंबर 19 और 20 में इस तरह की थी कि 4s 3d से कम एनर्जी के थे और दोनों आने वाले इलेक्ट्रॉन इसी में चले जाते थे,
वो कंडीशन अब बदल के एटॉमिक नंबर 21 में वो कंडीशन बदल के 3D कम एनर्जी का हो गया 4s से, इस तरह का हो गया। तो मतलब अब क्या होना चाहिए, अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो आने वाले तीनों इलेक्ट्रॉन है दरअसल वो 3D में ही आए, होना तो ये चाहिए। क्या ऐसा है क्या, चलिए चेक करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, चलिए समझते हैं इसको। देखिए होता क्या है, बहुत कमाल की बात बता रहा हूं। होता क्या है, अगर 3D की एनर्जी कम है 4s से, तो फिर स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड ये होनी चाहिए कि 3D 3 हो जाए, 4s 0 हो जाए, ये होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये भी नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन के यहां चला जाए, ये भी नहीं होता। जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिलती है वो तो इसके बेहद उलट है। एक्सपेरिमेंटली जो मिली वो तो और ही उल्टी है, वो तो है 3D 4s2 3D 1 हो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s में पहले जाते हैं फिर ये d में जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? लेकिन और ये कहना कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में चले जाते हैं फिर 3D में जाते हैं, ये गलत है। आप ऐसे नहीं कह सकते, आप ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते। दरअसल इलेक्ट्रॉन पहले तो 3D में ही जाता है, इलेक्ट्रॉन 4s में पहले गया ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन पहले जाता 3D में ही है, क्योंकि लो एनर्जी का तो वही है। लेकिन अब यहाँ पर कमाल की बात है, मैंने पहले बताया था, इनमें क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस जो होते हैं ना, इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है 3D और 4s में जो एनर्जी का अंतर है वो लगभग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के मैग्नीट्यूड का है, उसके ऑर्डर का है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड होता है, इस रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड होता है और इनके बीच जो एनर्जी गैप है, इनका आपस में जो ऑर्डर है वो बहुत मिलता जुलता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर ये 10 जूल है तो ये 9 जूल के आसपास है, मतलब इनकी एनर्जी काफी मिलती जुलती है, बहुत आसपास इनकी एनर्जी होती है। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो गया, अब डिसाइडिंग फैक्टर हो गया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। दरअसल होता है कमाल ही हो जाता है। क्या होता है, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत कमाल हो जाता है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जाते तो 3D में ही है, क्योंकि 3D लो एनर्जी का है, 3D कम एनर्जी का है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन यहीं जाते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन यहीं गए। लेकिन जैसे ही यहाँ तीनों इलेक्ट्रॉन गए, अब कमाल की बात सुनना, होता क्या है, 3D इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या जो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने बताया इनका जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस इनका जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस या फिर जो एवरेज डिस्टेंस है इनका न्यूक्लियस से, वो कम होता है। मतलब इसको ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये है, ये 3D ऑर्बिटल और इसके यहाँ कहीं ये 4s ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 3D ऑर्बिटल है, ये 4s ऑर्बिटल है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम है, और जाहिर सी बात है अगर ये डिस्टेंस कम है, अगर ये R4s से कम है, तो ये जो स्फीयर बनेगा, इस तरह का ये जो चार्ज स्फीयर बनेगा, 3D इलेक्ट्रॉन का ये जो स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर में जो 3D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उसमें देखिए ये क्योंकि 3D का रेडियस कम है और 3D का रेडियस कम है, तो ये जो स्फीयर बनेगा उस स्फीयर की वॉल्यूम भी कम होगी, और उस कम वॉल्यूम में दरअसल ये 3 3D इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। कम डिस्टेंस में, कम वॉल्यूम में, छोटी सी जगह में ये 3 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे छोटी सी वॉल्यूम में, तो इनमें एवरेज सेपरेशन बहुत कम होगा, और अगर एवरेज सेपरेशन कम हुआ तो इनके बीच कमाल की भयंकर कयामत ला देने वाली इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी। 4s में क्या है, 4s का जो एवरेज सेपरेशन है, जो एवरेज डिस्टेंस है, इसका जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, वो ज्यादा है, और इसलिए ये जो वॉल्यूम घेरेगा वो वॉल्यूम ज्यादा होगी, ये जो स्पेस घेरेगा वो स्पेस ज्यादा होगी, और अगर वो स्पेस ज्यादा होगी तो 4s इलेक्ट्रॉन आपस में दूर दूर होंगे, और उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रिलेटिव टू दैट ऑफ 3D कम होंगे, क्योंकि 3D का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत पास था, क्योंकि 3D बहुत पास थे, क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास थे, इसलिए इनमें क्या होगा, आपस में बहुत कमाल के रिपल्शंस होंगे।
और इस रिपल्सन से निजात पाने के लिए दरअसल 3d ऑर्बिटल से ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के इस 4s में चले जाते हैं। मतलब अगर ये 3d में ही पड़े रहे, अगर ये 3d में ही पड़े रहे तो सिस्टम की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कमाल के हो रहे हैं, भयंकर हो रहे हैं, एक दूसरे को खूब धक्का मार रहे हैं, भयंकर धक्का मार रहे हैं। लेकिन जैसे ही 4s में जाएंगे तो ये जो 3d और 4s के बीच में जो एनर्जी गैप था ये बहुत कम है, ये बहुत कम है रिलेटिव टू दैट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो सिस्टम कहता है भाई मैं क्यों ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन झेलूं जब 4s मेरे को कम एनर्जी का 4s, मतलब रिलेटिव टू दैट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, अगर मुझे कम एनर्जी का 4s मिल रहा है जिसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ही नहीं या बेहद कम है, तो मैं क्यों ना उसी में चला जाऊं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से बचने के लिए, इससे निजात पाने के लिए दरअसल लो एनर्जी 3d से निकल के हाई एनर्जी 4s में चले जाते हैं और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3d1 4s2। ये वजह है दरअसल इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि 3d बहुत पास होते हैं और ये जो एवरेज वॉल्यूम बनाएंगे, ये जो वॉल्यूम जिस वॉल्यूम में ये कन्फाइन होंगे, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस 3d का बहुत कम है, एवरेज डिस्टेंस 4s के रिस्पेक्ट में बहुत कम है 3d का, इसलिए 3d जिस वॉल्यूम में कन्फाइन होगा, 3d इलेक्ट्रॉन जिस वॉल्यूम में कन्फाइन होगा वो वॉल्यूम भी कम होगी, और अगर कम वॉल्यूम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए तो वहां पर कमाल के गजब के इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होंगे और सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देंगे। और इस तरह के सिस्टम स्टेबलाइजेशन के लिए हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देगा और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। ये समझ में आई क्या आपको बात? देखिए